दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष प्रबंध निदेशक ITI श्री राजेश राय जी, विशेष अतिथि माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी, विश्वविद्यालय के सभा प्रबंध बोर्ड एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्य, आमंत्रित गणमान्य अतिथिगण, सभी छात्र छात्राएं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां और गांव से आई हुई हमारी प्यारी प्यारे बच्चे, देवी और सज्जनों, भगवान बुद्ध, परम योगी गोरखनाथ, ज्ञान मार्ग संत कबीरदास, गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली पर स्थापित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के 8वें दीक्षांत समारोह में आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस विश्वविद्यालय का नाम भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ा हुआ है। मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी का पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मालवीय जी का संपूर्ण जीवन शिक्षा के उन्नयन एवं उसके प्रचार प्रसार को समर्पित था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी की बहुत बड़ी मूल्यवान देन। आज से प्रारंभ हो रहे श्री गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन पूरे भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए ऐतिहासिक है। आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और सभी हमारे सांसद ये भवन में बैठकर भारत की नारी शक्ति को 33% आरक्षण विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दे रहे हैं। ये सभी महिलाओं के लिए और देश के लिए अमूल्य क्षण है। सालों से राजनीति में महिलाओं का स्थान बनाए और आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास होता रहा, लेकिन विधायक और MP में हम नहीं कर सकते। लेकिन आज ये काम लोकसभा में हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि वो बिल पास हो जाएगा और महिलाओं को आगे जाने के लिए दिशा मिलेगी। आज के दीक्षांत समारोह में मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। किसी को मेडल मिला है, किसी को मेडल नहीं मिला है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिसने भी प्रयास किया है, परिश्रम किया है, कैसी स्थिति थी वो भी आप सब लोग जानते हैं, फिर भी आपका प्रयास जारी रहा और आज हजारों विद्यार्थियों को ये डिग्री प्राप्त हुई है और इसी वजह से मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को बधाई देती हूँ, जिन्होंने आपको सहयोग किया, मार्गदर्शन दिया और कठिन परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आपको प्रेरित किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के हमारे अध्यापक जो आपके मित्र बनकर आपकी कठिनाइयों को दूर करते रहे और जो भी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई गई है, इसमें भी और बढ़ोतरी कैसे हो, इसका प्रयास हो रहा है और आगे भी इसमें और बढ़ोतरी होगी। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी यूनिवर्सिटी ने किया है और आगे जाकर नए नए कोर्सेज आगे बढ़ते रहेंगे, नए आते रहेंगे और हमारे अध्यापक इस ओर भी ध्यान देते रहेंगे।
भारतीय संस्कृति में कहा गया है, ज्ञानवानेव सुखवान, ज्ञानवानेव जीवति, ज्ञानवानेव बलवान, तस्मात् ज्ञानमयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही खुशी है, वही बलवान है। वास्तव में वही जीतता है जिसके पास ज्ञान है। जीतना है तो ज्ञान प्राप्त करो। जब हमारे देश में नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थान थे, तब भारत का विज्ञान विश्व को सहयोग करता था। इन संस्थानों में विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्ति हेतु आते रहते थे। देश की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था ही भारत की समृद्धि की वाहक थी। आपको स्मरण होगा कि अभी सितंबर 9-10-2023 को भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्थान पर अतिथियों का स्वागत किया था, उसके बैकग्राउंड में नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर लगी हुई थी, जिसने 800 साल तक दुनिया को ज्ञान दिया था। ज्ञान की रोशनी का एक केंद्र, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और यहाँ 9 मंजिल का पुस्तकालय, यहाँ 50 से अधिक देशों की पढ़ाई होती थी। ये हमारी ज्ञान की संस्था थी नालंदा। और ये G20 में जितने राष्ट्राध्यक्ष आए, ये सबको ये दिखाया कि ये हमारी समृद्धि है। आज हमारा देश भारत प्रौद्योगिकी और ज्ञान के नए युग में प्रवेश कर चुका है। ज्ञान कोश में नित नए आयाम जुड़ रहे हैं। जय विज्ञान, जय अनुसंधान के देश और वैज्ञानिकों सामर्थ्य से चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग ने हमारे देश का पूरी दुनिया में न केवल मान बढ़ाया है, बल्कि पूरी दुनिया आज भारत को बड़ी उम्मीद से देख रही है। इस चंद्रयान मिशन का एक ऐसा पक्ष भी रहा है जिसकी आज मैं आपके सामने विशेष रूप से चर्चा करूंगा। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेक महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर सीधे तौर पर जुड़ी रही है। इन्होंने अलग अलग सिस्टम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे पदों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है। देश की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी अधिक आकांक्षी हो जाती हैं, तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। मित्रों, चंद्रयान मिशन की सफलता अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ देश की उन्नत सोच, आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर उभरते नए भारत का प्रतीक है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा भी इसके साथ साथ कर दी है। सन 2047 में जब हमारा देश आजादी का शताब्दी समारोह मनाएगा, तब आप जैसे युवाओं का योगदान ही भारत को विकसित देशों में श्रेणी में लाकर रखेगा। इस शताब्दी का यह तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई गति देगा। इसलिए हमारी ऊर्जावान युवा पीढ़ी गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, नए नए इनोवेशन के लिए लालायित हो, साइंस से लेकर स्पोर्ट्स तक हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करे। 21वीं सदी के भारत की जरूरत समझे, अपना सामर्थ्य बढ़ाए, कर्तव्य बोध से भरी हो और अपने दायित्व को विज्ञान समझती। इसलिए सरकार ने 3 वर्ष पूर्व नई शासकीय नीति 2020 को धरातल पर लाने का कार्य किया। इस नीति ने शिक्षा जगत की काया पलट कर सीखने और सिखाने की परिभाषाएं बदल दी। अब विद्यार्थियों को अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है।
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई मिल रही है। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित था, वो अब एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। इसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सरकार नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आई है। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। संस्थाओं की स्वायत्तता क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा गया है। जब जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा, उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। शिक्षा की फ्यूचरिस्ट नीतियों और निर्णयों का परिणाम है कि आज भारतीय विश्वविद्यालयों की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है। वर्ष 2014 में वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 भारतीय विश्वविद्यालय भी शामिल थे, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 45 हो गई है। आज देश भर के शिक्षण संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सभी में तेजी से सुधार कर रहे हैं। ये सब काम हमारे देश की युवा शक्ति के बल पर किया जा रहा है। एक समय था जब हमारे विद्यार्थी किसी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे, अर्थात एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यही तक सीमित हो जाती थी, लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता, वह कुछ नया करना चाहता है। आज से लगभग 9-10 साल पूर्व हमारे देश में सिर्फ कुछ 100 ही स्टार्टअप थे। आज भारत में स्टार्टअप की संख्या 1 लाख को पार कर दिया है। भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। युवाओं के लिए धरती से लेकर स्पेस तक, सेमीकंडक्टर से लेकर एआई तक अनेक क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के इतिहास के लिए एक अहम मोड़ होगा। जो टेक्नोलॉजी पहले भारत की पहुंच से बाहर होती थी, अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी, उनका स्किल डेवलप होगा। देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि नॉलेज विद एक्शन कन्वर्ट्स एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी। आज जब भारत नॉलेज सोसाइटी के तौर पर सशक्त हो रहा है, तो उतनी तेजी से एक्शन भी ले रहा है। भारत के युवा माइंड को इनोवेशन की ओर प्रेरित करने के लिए विगत 8-9 वर्षों में देश में अनेक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल और सही समय पर उपयोग समाज को नई शक्ति देगा। आज भारत में जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए कोई न कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जन्म के समय ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट की सुविधा है। बच्चा जब स्कूल की शुरुआत करता है तो उसके ई पाठशाला और दीक्षा जैसे फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकता है। जब वो अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसके यूनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुविधा है, ताकि जॉब बदलने पर भी उसे कोई दिक्कत ना आए। आज दुनिया भर में हर कोई इस सदी को भारत की सदी कहा रहा है। कैसे भारत में कुछ भी नहीं बदलेगा कि धारणा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाले भारत में बदल रही है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। मित्रों, ये सभी उपलब्धियां युवाओं के योगदान के बिना अधूरी है, जो भारत को प्रगति और विकास की ओर ले जाना जारी रहे। युवा आज वैश्विक समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आज के अवसर पर मैं सभी इंजीनियरिंग व प्रबंधन के छात्रों से ये कहना चाहूंगी कि जीवन में सफल होने के लिए परिश्रम के अलावा अन्य रास्ता नहीं। सफलता पाने के लिए सतत प्रयास करते रहना बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद युवा पीढ़ी के लिए श्रेष्ठतम प्रेरणा स्रोत
और उन्होंने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। मुझे ये जानकर हर्ष हुआ कि विश्वविद्यालय के छात्रों में नवाचार, कौशल, सृजनात्मकता एवं स्वरोजगार की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उद्यमिता एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह केंद्र पूर्वांचल की मेगा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परिक्षेत्र में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक होगा और भगवान बुद्ध की अब तक दीपो भव की संकल्पना को साकार करेगा। मुझे यह भी बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में एक सार्थक पहल करते हुए मानवीय छात्र कल्याण निधि की स्थापना की गई, जिससे छात्र का उसके माता पिता की गंभीर बीमारी एवं मृत्यु की दशा में सहायता प्रदान की जाएगी। यह एक प्रशंसनीय प्रयास है और अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। मुझे विश्वविद्यालय ने आसपास के कुछ गांवों को बच्चों के अनुकूल गाँव बदलने का बोध दिया। ग्रामीण समुदाय के साथ छात्रों की भागीदारी उन्हें गांव में रहने वाले लाखों भाषियों द्वारा सामना की जाने वाली जमीनी हकीकत के प्रति संवेदनशील बनाएगी। छात्रों में सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने उनकी समग्र शिक्षा का हिस्सा। महिलाओं सहित हमारी आबादी के कमजोर वर्गों को समान अवसर और सम्मान देना प्रत्येक भारतीय के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जो साथी नागरिकों की मदद करने की स्थिति में हो। विगत दिनों आयुष्मान भव योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किया। मैं चाहूंगी कि प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपने संबद्ध विश्वविद्यालयों के साथ नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आपके द्वार के अंतर्गत आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला तथा आयुष्मान ग्राम जैसे कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि समाज के अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्तियों समेत हर वांछित लाभार्थियों तक सभी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी तथा स्वास्थ्य योजनाओं का उचित लाभ मिल सके। आने वाले 25 वर्षों में उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी अमृत काल में भाग लेना होगा और अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को कायम रखते हुए भारत को एक विकसित देश बनने में सक्षम बनाना है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, इसलिए सारी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों की नजर से देख रही है। मुझे विश्वास है कि भारत के भविष्य को गढ़ने के आप सबके प्रयास एक नए भारत की नींव का निर्माण करेंगे और विकसित भारत का हम सबका सपना अवश्य साकार होगा। हम लोगों ने आज 2 छोटी बुक का विमोचन किया, जो हमारे छात्राओं के द्वारा ये तैयार किया गया है। इसमें एक चित्र मैंने देखा तो मुझे लगा कि आज का जो पूरा कार्यक्रम है उसको मैं सम्मिलित करना चाहता हूँ। और ये लिखा है निर्जला पटेल, 2nd ईयर केमिस्ट्री विभाग। उसने एक चित्र बनाया है भ्रूण का चित्र बनाया है, जिसका इस संसार में नवागमन होने वाला है एवं इस पृथ्वी को एक नवीन प्राणी के आगमन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह भ्रूण अभी इस बात से अबोध है कि संसार में आगमन के उपरांत ही वह ईश्वर द्वारा संरचित सर्वाधिक प्रखर बुद्धिजीवी समुदाय का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। यह नवजात पृथ्वी के भविष्य के अति सुंदर होने की हमारी परिकल्पना को सत्य साबित करने का ही ईश्वर द्वारा प्रज्वलित किया हुआ एक निमित्त मात्र है। संपूर्ण विश्व को अनेक माध्यमों से प्रकाशित करने हेतु यह भ्रूण नवयुग की एक नई ऊर्जा से भरपूर वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री
चिकित्सक या दार्शनिक साबित होने के लिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।